Hello students, welcome to you all. So students, this is the second part of the chapter. Women change the world. महिलाएं जिन्होंने जो दुनिया है उसमें बदलाव किया. So this is the second part of the chapter. So in the previous chapter we completed few topics. So in the previous video we knew about the Lakshmi Lakra, who became the first woman engine driver for Northern Railways, as well as we also knew about the Pandita Ramabai, who was a great scholar of Sanskrit. That's why she was called Pandita. So students, today we are going to start with the story of Rasundari Devi. So let's start. Let us read about the experience of Rasundari Devi. Her life between 1800 to 1890. Who was born in West Bengal? रासुंदरी देवी का जन्म कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में. Some 200 years ago, आज से लगभग 200 साल पहले, at the age of 60, she wrote her autobiography in बांग्ला. देखिए बांग्ला में इन्होंने जो बांग्ला लैंग्वेज है वेस्ट बंगाल की, उसमें अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपने जीवन के बारे में लिखा, जिसका हर बुक टाइटल आमार जीवन. उसका नाम क्या था? आमार जीवन. इज़ द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन. और ये अभी तक की देखिए जो पहली बायोग्राफी है किसी महिला द्वारा लिखी हुई, ये कौन सी है? आमार जीवन. किसने लिखी हुई है? रासुंदरी देवी ने. रासुंदरी देवी वॉज अ हाउसवाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली. देखिए ये एक रिच लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करती थी, वहाँ पे ये हाउसवाइफ थी. सो यद्यपि वो हाउसवाइफ थी एक रिच लैंडलॉर्ड फैमिली की, बट देखिए कंडीशन उस समय जो वुमेन्स की थी वो बहुत अच्छी नहीं थी. एट द टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट इफ अ वुमन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम अ विडो. देखिए उस समय ये माना जाता, देखिए कितनी जो स्टीरियोटाइप था एक, कि अगर जो वुमेन है, महिलाएं हैं, अगर पढ़ना और लिखना सीखेंगी तो ये उनके हस्बैंड के लिए क्या होगा? बैड लक होगा और वो विधवा हो जाएंगी, यानी कि उनके जो हस्बैंड हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी. तो ऐसा देखिए स्टीरियोटाइप उस टाइम पे था और ऐसी सोच समाज में हुआ करती थी. डिस्पाइट दिस शी टॉट हरसेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट वेल आफ्टर हर मैरिज. लेकिन देखिए इसके बाद भी वो चाहती थी पढ़ना लिखना, तो उन्होंने सीखा पढ़ना लिखना कैसे? सीक्रेट तरीके से, यानी कि छुप छुप के उन्होंने ये सीखा. वेल आफ्टर हर मैरिज, अपनी शादी के बाद भी. आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन एंड आई वुड स्टिल बी एट इट अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट. तो वो कहती हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, बताती हैं कि मुझे सुबह सूरज उगने से पहले ही जो है मेरे घर के काम शुरू हो जाते थे. और कब तक चलते थे? यानी कि आधी रात तक ये काम चलते थे. यानी कि इतना देखिए काम करना होता था उस समय महिलाओं को. आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन. और इस बीच मुझे किसी भी तरह का आराम नहीं मिलता था. आई वॉज ओनली 14 ईयर ओल्ड एट द टाइम. और देख सकते हैं आप कि उस समय ये केवल जो रासुंदरी देवी थी केवल 14 साल की थी. आप समझ सकते हैं एक बच्ची 14 साल की, उसे दिन भर काम करना पड़ रहा है घर का और उसके लिए कोई भी वहाँ पे आराम की ज़रूरत नहीं है. तो समझ सकते हैं कंडीशन कैसी होती होगी उस समय. आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग. आई वुड लर्न टू रीड एंड राइट रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट. तो देखिए उस समय इनके मन में भी एक इच्छा जगी कि मैं भी पढ़ना लिखना सीखूंगी और मैं कोई रिलीजियस जो धार्मिक मैन्युस्क्रिप्ट होती है, धार्मिक पुस्तक होती है, उसे मैं पढ़ूंगी. ऐसा ये इन्होंने अपना टारगेट बना लिया था. आई वॉज अनलकी. मैं अभाग्यशाली रही, यानी दुर्भाग्य रहा मेरे लिए. इन दोज डेज वुमेन वर नॉट एजुकेटेड. कि महिलाएं उस समय
एजुकेटेड नहीं होती थी, उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं होती थी. लेटर आई बिगेन टू रिसेंट माई ओन थॉट्स. व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी. तो देखिए यहाँ पर इनका अपने विचारों से ही यहाँ पर संघर्ष हुआ. तो ये सोचती हैं कि मेरे साथ क्या गलत है. वुमेन डू नॉट रीड, महिलाएं नहीं पढ़ सकती. हाउ विल आई डू इट, तो मैं कैसे पढ़ना सीखूंगी. देन आई हैड अ ड्रीम. तो तभी देखिए उसके बाद इन्होंने एक सपना देखा. आई वॉज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत. देखिए चैतन्य भागवत रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट, द लाइफ ऑफ सेंट, एक संत की ये जीवन पर लिखी गई है चैतन्य भागवत. तो इन्होंने देखा कि सपने में ये पढ़ रही हैं. लेटर इन द डे, कुछ समय बाद एक दिन, एज आई सेट कुकिंग इन द किचन, जब एक किचन में खाना बना रही थी, आई हर्ड माई हस्बैंड से टू एल्डेस्ट सन. तो जो इनके हस्बैंड थे वे अपने बड़े बेटे से कहते हैं, विपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत हेयर, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ रखी हुई है. व्हेन आई आस्क फॉर इट, जब मैं इसके लिए कहूँगा, ब्रिंग इट इन, तो इसे आप अंदर ले आना. तो ये इन्होंने सुना कहते हुए अपने हस्बैंड को, अपने बड़े बेटे से. ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे, तो उन्होंने वो बुक वहीं पे रख दी और वे वहाँ से चले गए. व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड, जब ये बुक अंदर ले जाई गई, आई सीक्रेटली टुक आउट अ पेज, तो जो रासुंदरी देवी थी उन्होंने चैतन्य भागवत से एक पेज सीक्रेटली ले लिया. एंड हाइड इट केयरफुली, और इसे सावधानी से छुपा लिया. इट वॉज अ जॉब हाइडिंग इट, फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड्स, तो ये इन्होंने छुपा लिया था जो कि कोई भी देख ना सके. माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट्स एट द टाइम, तो उस समय इनका जो बेटा था वो अल्फ़ाबेट्स सीख रहा था. आई हिड वन ऑफ देम एज वेल, तो इन्होंने उसका एक पेज ले लिया जो अल्फ़ाबेट्स इनका बच्चा जो लड़का था वो सीख रहा था. एट टाइम्स आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच लेटर्स फ्रॉम द पेज विद द लेटर्स दैट आई रिमेंबर्ड. तो उसके बाद देखिए ये अल्फ़ाबेट्स सीखने लगी और पेज पे जो लिखा हुआ था उनसे मैच करने लगी. I also tried to match the words with those that I would hear in the course of my days. और देखिए जो ये सीखती थी अल्फ़ाबेट्स, बोलना सीखती थी, तो उन्हें मैच करती थी जो इनके पास पेज इन्होंने छुपाया हुआ था, और इस तरह वे पढ़ना सीखती थी. विथ ट्रेमेंडस केयर एंड एफर्ट एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न हाउ टू रीड. देखिए काफ़ी मुश्किलों के बाद और काफ़ी कोशिशों के बाद, एक लंबे समय बाद इन्होंने पढ़ना सीख लिया. आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट्स, जब इन्हें अक्षरों का ज्ञान हो गया, रासुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भागवत. तो देखिए कितनी मेहनत की इन्होंने, खुद ही पढ़ना सीखा इन्होंने, और उसके बाद ये चैतन्य भागवत, जो इनका एक सपना हुआ करता था कि ये एक रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ना चाहती थी, तो ये उसके बाद चैतन्य भागवत पढ़ने योग्य हो गई. थ्रू हर ओन राइटिंग, और खुद की राइटिंग में, सी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लाइफ्स इन दोज डेज. तो इन्होंने पूरी दुनिया को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दिया कि वो भी उस समय जो वुमेन्स का जीवन होता था, महिलाओं का जीवन होता था रासुंदरी देवी के समय पे, तो उन्होंने भी पूरी दुनिया को एक मौका दिया उनके बारे में जानने का, पढ़ने का. रासुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस इन डिटेल. तो उनका जो रोज की लाइफ थी, रोज का जो जीवन होता था, उसका पूरा उन्होंने इसमें डिटेल में वर्णन किया अपनी ऑटोबायोग्राफी में. देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव अ मोमेंट्स रेस्ट. तो उस समय देखिए ऑटोबायोग्राफी में बताती हैं कि उस समय इन्हें काम के बीच एक पल के लिए भी आराम का समय नहीं मिलता था. नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट, और ना ही आराम से बैठकर खाने के लिए भी इन्हें समय मिल पाता था उस समय. तो आप समझ सकते हैं कि हाउ हार्ड लाइफ वॉज देयर एट दैट टाइम. सो स्टूडेंट्स, वन अनदर वुमेन, रोकिया शेखावत हुसैन, शी ऑल्सो रोट
about women's condition that time. So, Rukia, let's have a look at Rukia Shekhawat Hussain and her dreams about Ladyland. So, he imagined about Ladyland. So, what was the Ladyland? So, let's know about Ladyland. Rukia Shekhawat Hussain, 1880 to 1932, was born into a rich family who owned a lot of land. देखिए इनका भी जन्म एक रिच फैमिली में हुआ था जिनके पास काफ़ी ज़मीन थी. Though she knew how to read and write Urdu, she was stopped from learning Bangla and English. यद्यपि वह जो उर्दू थी उसे लिखना और पढ़ना जानती थी, लेकिन बांग्ला और इंग्लिश इन भाषाओं को पढ़ने से उन्हें रोका गया. इन दोज डेज, उस समय, इंग्लिश वॉज सीन एज लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल्स टू न्यू आइडियाज़ विच पीपल थॉट वर नॉट करेक्ट फॉर देम. तो उस समय देखिए इंग्लिश को ऐसा माना जाता था गर्ल्स के लिए कि वो जो महिलाएं हैं उनके लिए अच्छा नहीं है सीखना. देयरफॉर इट वाज मोस्टली बॉयज़ हु वर टॉट इंग्लिश. तो उस समय अधिकतर जो बॉयज़ थे, लड़के हुआ करते थे, उन्हें सिखाई जाती थी इंग्लिश. रुकिया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला एंड इंग्लिश विद द सपोर्ट ऑफ हर एल्डर ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर. तो देखिए उन्होंने अपने बड़े भाई और बड़ी बहन से बांग्ला और इंग्लिश लिखनी और पढ़नी सीखी. शी वेंट ऑन टू बिकम अ राइटर. और आगे चलकर ये एक लेखिका बनी. शी रोट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल्ड सुल्तानाज ड्रीम इन 1905 टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल्स व्हेन शी वाज मेरली 25 ईयर ओल्ड. तो देखिए उन्होंने 1905 में सुल्तानाज ड्रीम नामक एक पुस्तक लिखी और जो उनकी इंग्लिश स्किल थी उसको पूरी तरह से इसमें उन्होंने दिखाया. उस समय ये लगभग 25 साल की थी. दिस स्टोरी इमेजिन्ड अ वुमन कॉल्ड सुल्ताना हु रीच्ड अ प्लेस कॉल्ड लेडीलैंड. तो देखिए उस समय इन्होंने एक कल्पना की, एक सुल्ताना नाम की एक महिला की जो एक जगह पहुंची, एक प्लेस था जिसका नाम था लेडीलैंड. अब लेडीलैंड का मतलब क्या है? महिलाओं का की जगह जहाँ पर महिलाएं हैं. लेडीलैंड इज़ अ प्लेस वेयर वुमेन हैड द फ्रीडम टू स्टडी. तो देखिए जो इन्होंने कल्पना की थी लेडीलैंड की, वो था एक ऐसी जगह जहाँ पर जो महिलाएं थी उन्हें फ्रीडम थी, पूरी तरह से आज़ादी थी टू स्टडी, वर्क एंड क्रिएट इन्वेंशन लाइक कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड्स एंड फ्लाइंग एयर कार्स. तो देखिए वहाँ पर पूरी तरह से आज़ादी थी पढ़ने लिखने की, काम करने की और तरह तरह के आविष्कार करने की महिलाओं को, जैसे कंट्रोलिंग रेन्स फ्रॉम द क्लाउड्स यानी कि जो बारिश होती है बादलों से उसे कंट्रोल करना, और हवा में जो फ्लाइंग एयर कार्स होती हैं यानी कि हवा में उड़ने वाली कार होती हैं. तो इस तरह के वहाँ पर महिलाएं इन्वेंशन आविष्कार करती थी. इन दिस लेडीलैंड द मैन हैड बीन सेंट इनटू सेक्लूजन यानी कि जो यहाँ पर पुरुष होते थे उन्हें अलग थलग जगहों में भेज दिया जाता था. देयर एग्रेसिव गन्स और उनकी जो आक्रामक जो बंदूकें होती थी एंड अदर वेपन्स और बाकी जो हथियार होते थे युद्ध के, डिफिटेड बाय ब्रेन पावर ऑफ वुमेन. तो महिलाओं की जो मानसिक शक्ति होती थी, ब्रेन पावर, उससे वो उन्हें हरा देती थी. एज सुल्ताना ट्रेवल्स इन लेडीलैंड विद सिस्टर सारा, सी अवेक टू रियलाइज दैट सी वॉज ओनली ड्रीमिंग. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टोरी थी ये सुल्ताना की, वो अपनी सिस्टर सारा के साथ इस लेडीलैंड में जाती है. तो अचानक से वह जागती है क्योंकि वो केवल एक सपना देख रही होती है इस लेडीलैंड का. सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रुकिया शेखावत हुसैन वॉज ड्रीमिंग ऑफ वुमेन फ्लाइंग प्लेन्स. तो वो देख रही थी सपने, ऐसी महिलाएं जो प्लेन्स उड़ा रही थी, एंड कार्स यानी कि फ्लाइंग प्लेन्स और कार्स उड़ा रही थी, इवन बिफोर गर्ल्स वेयर बीइंग अलाउड टू गो टू स्कूल. दिस वॉज द वे इन विच एजुकेशन एंड
लर्निंग हैड चेंज रोकियाज ऑन लाइफ। और देखिए इस तरह से जो एजुकेशन थी और जो सीख थी जो उन्होंने सीखी उसने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। रोकिया डिड नॉट स्टॉप द गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हर सेल्फ। हर एजुकेशन गेव हर द पावर नॉट ओनली टू ड्रीम एंड राइट बट ऑल्सो डू मोर। देखिए उनकी जो शिक्षा थी रोकिया शेखावत हुसैन जो उन्होंने ली थी उसने केवल उन्हें शिक्षा ही नहीं दी बल्कि काफ़ी कुछ उन्हें प्रदान किया। टू हेल्प अदर गर्ल्स गो टू स्कूल, और साथ ही उन्होंने अन्य लड़कियों को भी स्कूल जाने में मदद की। एंड टू बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स, और बाकी जो लड़कियां थी उनको भी उनके सपने पूरे करने में मदद की। इन 1910 सी स्टार्टेड स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता। देखिए इन्होंने जो लड़कियां हैं उनके लिए स्कूल खोला, कहाँ पे? कोलकाता में। एंड टू दिस डे द स्कूल इज स्टिल फंक्शनिंग, और आज भी ये स्कूल चल रहा है। देखिए 1910 में खोला गया लड़कियों के लिए और आज भी ये संचालित है। सो स्टूडेंट्स, स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक टुडे। अगर हम आज देखें, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स। तो लड़कियां और लड़के दोनों बहुत अधिक मात्रा में स्कूल जाते हैं। येट, लेकिन फिर भी, एज वी विल सी, जैसे कि हम लोग देखते हैं, देर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। लेकिन आज भी बॉयज़ और गर्ल्स की एजुकेशन में काफ़ी असमानता दिखाई देती है। इंडिया इज़ अ सेंसस एवरी 10 ईयर। तो आपको पता है जो सेंसस होता है, जनगणना होती है, वो हर 10 साल बाद होती है। विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जिसमें पूरी कंट्री की पूरी पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। इट ऑल्सो गैदर्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया। और देखिए ये पूरे डिटेल इंफॉर्मेशन देती है लोगों के बारे में यहाँ पर जो रहते हैं इंडिया में। और इसमें क्या क्या है? देयर एज, उनकी उम्र, स्कूलिंग, उनकी शिक्षा, व्हाट वर्क दे डू, कौन से काम वो करते हैं, एंड सो ऑन, और भी कई तरह की चीज़ें। वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेज़र मैनी थिंग्स। और देखिए यही जानकारियाँ जो हम सेंसस के माध्यम से हमारी जो गवर्नमेंट लेती है उससे काफ़ी चीज़ों की जांच कर सकते हैं। लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, उससे देखिए जैसे हमें पता चलता है कि भारत में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। एंड द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन, और साथ ही महिलाओं और पुरुषों का रेशियो। अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस, अगर बात करें 1961 के सेंसस की, अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड मैन 7 ईयर्स ओल्ड एंड अबव, जो कि 7 साल या उससे बड़े थे, वर लिटरेट। तो उस समय अगर हम बात करें 1961 की, तो उस समय जो 7 साल और उससे बड़े बच्चे थे, लड़के थे, वो पढ़े लिखे थे। दैट इज़ दे कुड एटलीस्ट राइट देयर नेम्स, यानी कि इसका मतलब था कि वे अपना नाम तो तब भी लिख सकते थे। कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ और गर्ल्स एंड वुमेन, और देखिए 40% बॉयज़ थे, ओनली 15% वर गर्ल्स देयर। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस था। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2011, तो अभी आपका देखिए 2011 में, ये लास्ट आपका हुआ था अभी सेंसस, अब होगा आपका 2021 में। दीज फिगर्स हैव ग्रोन टू 82% ऑफ बॉयज़ एंड मैन एंड 60% ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। और देखिए जो 2011 में आपका सेंसस हुआ था, जनगणना, उसमें 82% जो मैन थे और बॉयज़ थे वो आपके लिटरेट थे। वहीं बात करें अगर महिलाओं की, तो ओनली 60% वर एजुकेटेड और लिटरेट। तो समझ सकते हैं कि 35% वुमेन्स they didn't get any kind of education. This means that the proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amounts of schooling has increased. But as you can also see, the percentage of male groups is still higher than the female groups. हालांकि देखिए 1961 से दोनों की संख्या में बढ़ोतरी तो हुई है परसेंटेज में, बट जो रेशियो है, देखिए अगर बात करें दोनों में डिफरेंसेस देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है महिलाओं और पुरुषों में। द गैप हैज़ नॉट गॉन अवे, और ये जो गैप है अभी भी भरा नहीं है। Here is a table that
shows the percentage of girls and boys who have schooling from different social groups including scheduled caste, SC and scheduled tribes। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसमें परसेंटेज दी गई है लड़के और लड़कियों की हु लीव स्कूल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जो कि यहाँ पे डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स हैं SC और ST और जो स्कूल छोड़ देते हैं उनका यहाँ पर दिया गया है। आइए देखते हैं। सो इन दिस लिस्ट यू कैन सी प्राइमरी लेवल जो आपका होता है क्लास 1 to 5। अगर बात करें ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स तो 4.36% बॉयज़ छोड़ देते हैं स्कूल। वहीं गर्ल्स की बात करें तो 3.88। और बाकी ऐसे देखिए अगर बात करें प्राइमरी लेवल में अगर SC शेड्यूल कास्ट में बात करें तो अबाउट 4.71% जो बॉयज़ होते हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं 1 to 5 के बाद। जो गर्ल्स हैं वो 4.20 और टोटल है आपका 4.46। तो इतने बच्चे ये प्राइमरी सेक्शन पे स्कूल छोड़ देते हैं। वहीं अगर ST की बात करें तो वहाँ पर आपका 7.02 बॉयज़, गर्ल्स हैं आपका 6.84 और टोटल आपका है 6.93। सो इन दिस टेबल यू कैन सी द percentage it's along with the upper classes it's increasing। जैसे देख सकते हैं कि 9th-10th अगर सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पर ये जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर ये देखें सभी में देखें तो 17.06 जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। SC की बात करें 19.36 और अगर ST की बात करें 24.68% जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो परसेंटेज है काफ़ी ज़्यादा पहुंच जाता है सेकेंडरी क्लास तक। सो स्टूडेंट्स यू हैव प्रॉब्ली नोटिस्ड इन द अबाउट टेबल दैट SC and ST गर्ल्स लीव स्कूल एट द रेट दैट इज़ हायर देन कैटेगरी ऑल गर्ल्स। जो SC और ST की गर्ल्स हैं जो स्कूल छोड़ती हैं वो बाकी ऑल गर्ल्स से कहीं ज़्यादा हैं। दिस मीन दैट गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित जो SC होते हैं डिप्रेस्ड क्लास एंड आदिवासी शेड्यूल ट्राइब्स बैकग्राउंड्स आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल। तो ये कहीं देखिए स्कूल में ये जल्दी से स्कूली शिक्षा छोड़ देते हैं। द 2011 सेंसस ऑल्सो फाउंड द मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली देन SC एंड ST गर्ल्स। बात करें अगर 2011 सेंसस की तो मुस्लिम गर्ल्स की भी जो शिक्षा है वो काफ़ी मुश्किल से ही मिल पाती है। यहाँ पर देख सकते हैं देन SC एंड ST गर्ल्स टू कम्पीट प्राइमरी स्कूलिंग जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन स्कूल होता है एजुकेशन होती है। वाइल अ मुस्लिम गर्ल इज लाइकली टू स्टे इन स्कूल फॉर अराउंड 3 years। गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज स्पेंड अबाउट 4 years इन स्कूल। अगर बाकी कम्युनिटीज़ की बात करें तो लगभग 4 साल स्कूल में वो रहते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। There are several reasons why children from दलित आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज लीव स्कूल। देखिए कई सारे इसके कारण होते हैं जिसके कारण जो दलित हैं आदिवासीज हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो गर्ल्स हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो हमारी देश है उसके कई पार्ट्स में स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज देयर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स नॉर टीचर हु टीच ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो स्कूल भी देखिए कई हमारे जैसे जो ज़्यादातर ग्रामीण इलाका है वहाँ पर स्कूल्स नहीं होते और टीचर्स नहीं होते पूरी तरह से। तो वहाँ पर एक रेगुलर बेसिस नहीं होता पढ़ाई का। इफ़ अ स्कूल इज़ नॉट क्लोज टू पीपल्स होम्स एंड देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेज एंड वैन पेरेंट मे नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। देखिए अगर जो पेरेंट्स हैं अगर उनके घर से बहुत दूर स्कूल हैं बस की सुविधा नहीं है वैन की सुविधा नहीं है तो देखिए वहाँ पर क्या होता है अधिकतर पेरेंट्स जो गर्ल्स होती हैं उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं रूरल एरियाज़ में। मैनी फैमिलीज आर टू पुअर एंड अनेबल टू बेयर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल द चिल्ड्रेन। और कई बार ऐसा होता है कि जो फैमिलीज़ होती हैं बहुत गरीब होती हैं और जो स्कूलिंग होती है उनके बच्चों की तो वो अपने सभी बच्चों को पढ़ा नहीं पाते क्योंकि उनके पास फीस देने के लिए भी पैसे नहीं होते। बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन। और इस सिचुएशन में अगर फैमिली है तो वो बॉयज़ को प्रेफरेंस करती है एजुकेशन में और गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती। तो ऐसे भी जो
है रेशियो गर्ल्स एजुकेशन का वो कम हो रहा है। मैनी चिल्ड्रेन ऑल्सो हैव लीव स्कूल बिकॉज दे हैव डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बाई देयर टीचर एंड क्लासमेट। और कई बार क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनके टीचर द्वारा या उनके क्लासमेट्स के द्वारा, जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि का, वो बिलोंग टू अ दलित फैमिली and he was discriminated by his teacher. So students, for girls education, government of India, it started what program, what is scheme, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। It was launched in 2014। तो देखिए 2014 में शुरू किया गया, जो लड़कियां हैं उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए कि वे पढ़ें लिखें, तो उसके लिए ये शुरू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। वुमेन्स मूवमेंट, महिलाओं के जो आंदोलन होते हैं। वुमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। देखिए अभी महिलाओं को अधिकार है पूरी तरह से स्टडी एंड गो टू स्कूल, यानी कि पढ़ाई करने का, स्कूल जाने का पूरा अधिकार है, समान अधिकार हैं जैसे लड़कों को हैं आजकल। देर आर अदर स्पेयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म्स। तो इसके अलावा भी काफ़ी और भी चीज़ें हैं जैसे लीगल रिफॉर्म्स हैं, वायलेंस एंड हेल्थ, वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैव इम्प्रूव्ड। और देखिए हर जगह अब महिलाओं की धीरे धीरे जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही है। दीज चेंजेस हैव नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। और ये ऑटोमेटिक यानी अपने आप नहीं हुए। वुमेन इंडिविजुअली, जो महिलाएं थी उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल्ड टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस। तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर और आपस में मिलजुल कर अभियान चलाए और इस तरह के जो बदलाव थे समाज में वे लेकर आई। जैसा भी आपने राजसुंदरी देवी के बारे में पढ़ा, रुकिया शेखावत हुसैन के बारे में पढ़ा, पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ा। देखिए अपनी अपनी ओर से उन्होंने सोसाइटी में बदलाव किया। दीज स्ट्रगल्स इज नोन एज द वुमेन्स मूवमेंट। और यही जो स्ट्रगल किए गए उन्हें कहा जाता है वुमेन्स मूवमेंट। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट्स। तो देखिए इसमें जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हों या चाहे आपके वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हों, उनके ऑर्गेनाइजेशन हों, तो ये सभी मिलकर इन्होंने ये मूवमेंट चलाए। मैनी मेन सपोर्टेड द वुमेन्स मूवमेंट्स एज वेल। और साथ ही कई पुरुषों ने भी इन वुमेंट्स को सपोर्ट किया। द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ बोथ इन्वोक्ड मेक्स इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट। और देखिए ये मूवमेंट बाद में बहुत ही वाइब्रेंट मूवमेंट हुआ। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस। और इसमें कई तरह की स्ट्रेटजीज, योजनाएं यूज़ की गई जिससे कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता आए, वुमेन एम्पावरमेंट, और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके और सभी को न्याय मिले। हियर आर सम ग्लाइम्स ऑफ दिस स्ट्रगल। तो यहाँ पर कुछ झलकियाँ हैं इस स्ट्रगल की। कैंपेनिंग, तो देखिए कैंपेनिंग जो होती है, कैंपेनिंग इज टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। तो कैंपेन्स काफ़ी जो एक वायलेंस होते हैं जो महिलाओं के खिलाफ और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसमें जो कैंपेन्स होते हैं उसका महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें, इन चीज़ों को हटाने के लिए। कैंपेन्स हैव ऑल्सो लेड टू न्यू लॉज बीइंग पास्ड। और जो कैंपेन्स होते हैं, जो प्रदर्शन होते हैं, तो उसमें नए नए जो लॉज होते हैं वो महिलाओं के लिए पास किए जाते हैं, उनकी आवाज़ सुनी जाती है। अ लॉ वाज मेड इन 2006। तो आपने पढ़ा था 2006 में लॉ पास हुआ था, टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स। तो इसमें क्या था, जो महिलाएं घर में और ऑफिसेज में जिन्हें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हिंसा की जाती है उनके साथ, तो उनके लिए था ये। ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस सम लीगल प्रोटेक्शन। तो इसे कहा गया था डोमेस्टिक वायलेंस सम जो एक्ट था आपका अगेंस्ट
domestic violence. Similarly, efforts made by the women movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace. तो देखिए 1977 में भी जो महिलाएं थी जो उनके साथ शारीरिक प्रताड़ना की जाती थी वर्क प्लेस पर जहाँ वो काम करती थी, तो उसके लिए भी ये 1997 में लाया गया। एंड विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और साथ ही जो शैक्षिक संस्थान होते हैं वहाँ पर भी जो उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया जाता था उसके लिए ये लॉ बनाया गया। इन द 1980s के दौरान फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ्स। तो देखिए पूरे कंट्री में जो महिलाएं थी उन्होंने आवाज़ उठाई किसके खिलाफ? जो दहेज हत्याएं होती थी, दहेज के लिए मारा जाता था महिलाओं को। केसेस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉ और हस्बैंड्स। तो उसमें जो महिलाएं हैं अभी भी कई जगह हम देखते हैं कि उन्हें दहेज के लिए मारा जाता है, सास उसके ससुराल वालों की तरफ से या पति के द्वारा। ग्रीडी फॉर मोर डाउरी, किसके लिए? और ज़्यादा दहेज के लालच के लिए। वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। तो देखिए उस समय महिलाओं ने भी आवाज़ उठाई कि पूरी तरह से न्याय नहीं मिल पा रहा है कानून की इस जो डाउरी डेथ्स होती हैं इसमें। दे डिड सो बाय कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स। तो देखिए महिलाएं स्ट्रीट्स पे आई, अप्रोचिंग द कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने, एंड बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन जो थी उसको शेयर किया एक दूसरे को। इवेंचुअली दिस बिकेम अ पब्लिक इश्यू, और साथ ही ये एक पब्लिक इश्यू बन गया जो एक सामाजिक मुद्दा होता है इन द न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्रों में, एंड सोसाइटी, और जो हमारा समाज होता है। एंड द डाउरी लॉज वर चेंज टू पनिश फैमिलीज हु सीक डाउरी। और इसमें देखिए जो आपका डाउरी लॉज बने तो उसे थोड़ा बदलाव किया गया जिससे कि जो दहेज होता है उसके लिए जो परिवार दहेज मांगते हैं तो उन्हें पूरी तरह से दंडित किया जा सके। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर यू कैन सी सत्यरानी, एन एक्टिव मेंबर ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। तो ये एक एक्टिव मेंबर हैं जो वुमेन्स के मूवमेंट होते हैं, आंदोलन होते हैं। सिटिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सराउंडेड बाय लीगल फाइल्स। तो देखिए ये सुप्रीम कोर्ट की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर बैठी हुई हैं, surrounded by legal files gathered during the course of a long legal battle to seek justice for her daughter who was murdered for dowry। तो देखिए जो सत्य रानी थी, इनकी जो बेटी थी उनकी उसकी दहेज हत्या कर दी गई थी। तो देखिए इतने ज़्यादा फाइलें हैं, केसेस बहुत लंबा चल गया है तो अभी भी न्याय नहीं मिला है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठी हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि कई बार क्या होता है कि काफ़ी देर हो जाती है न्याय मिलने में। सो हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन ऑल्सो सी रेजिंग अवेयरनेस, यानी कि जो जागरूकता होती है, जो महिला आंदोलन चलते हैं कैसे फैलाई जाती है। इन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट्स वर्क इन द रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट इश्यूज। देयर मैसेजेस हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेस, सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग्स। तो देखिए जो जागरूकता है महिलाओं से संबंधित, उनके जो अधिकार हैं उनसे संबंधित, उसमें जो उनका संदेश होता है उसे फैलाया जाता है। जैसे स्ट्रीट प्लेज होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं, तरह तरह के सॉन्ग्स बनाए जाते हैं, और जो पब्लिक मीटिंग्स होती है वहाँ पर बताया जाता है बाकी महिलाओं को भी, और उनसे भी इन आंदोलनों में जुड़ने की अपील की जाती है। प्रोटेस्टिंग यानी कि विरोध। द वुमेन्स मूवमेंट रेज इट्स वॉइस विच वायलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस, और फॉर एग्जाम्पल तो कई बार जब वायलेशन होता है, हिंसा होती है महिलाओं के खिलाफ, तो वो महिलाएं आवाज़ उठाती हैं। वन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट्स अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, अगर कोई ऐसा लॉ है जो उनके जो अधिकार हैं उनके अगेंस्ट होता है तो वो आवाज़ उठाती हैं। पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू इनजस्टिस। तो देखिए जो न्याय होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जो पब्लिक रैलीज होती हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, वो भी काफ़ी एक शक्तिशाली तरीका है
सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का। शोइंग सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी होता है बंधुत्व का, मिलजुल के रहने वाला जो होता है आपका बंधुत्वता। द वुमेन मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडेरिटी विद अदर वुमेन एंड कॉजेज। तो इसमें महिलाएं आपस में मिलजुल कर किसी मुद्दे पर आवाज़ उठाती हैं। बिलो यू कैन सी ऑन 8 मार्च, जो 8 मार्च है आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो आपका जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है एवरी ईयर 8 मार्च ये सेलिब्रेट किया जाता है। वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड रिन्यू देयर स्ट्रगल्स। तो यहाँ पर महिलाएं पूरे दुनिया भर में इसे मनाती हैं और जो उनके स्ट्रगल्स होती हैं उन्हें इसमें याद किया जाता है। अबव ऊपर देख सकते हैं आप, वुमेन आर holding up candles to demonstrate the solidarity between the people of India and Pakistan. Every year on 14 August, several thousand people gather at Wagha, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है आपका वाघा, ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड होल्ड अ कल्चरल प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 14 अगस्त को हर साल यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं वाघा बॉर्डर पे। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब हर साल ये प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर भारत पाकिस्तान के जो लोग होते हैं उनके बीच बंधुत्व की भावना दिखाने के लिए ये जो कैंडल्स हैं वो होल्ड अप किए जाते हैं वाघा बॉर्डर पे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर वुमेन चेंज द वर्ल्ड। दिस चैप्टर एंड्स हियर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।